हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले द कंपनीज एक्ट 2013 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 100% आपका चैप्टर पूरा कवर्ड होगा इन वन वीडियो में। ठीक है, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो क्या है हमारा चैप्टर कंपनीज एक्ट 2013। इट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ इंडिया। ये क्या आपका कंपनीज एक्ट क्या एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जो कि कंपनीज एक्ट की जो कि डेफिनेशन है, ठीक है, वो कौन से सेक्शन में, जो कि आपका सेक्शन टू क्लॉज 20 के अंदर क्या आपकी कंपनीज की डेफिनेशन। ठीक है, तो पहले कंपनीज की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो आपको ये इजीएस्ट वे में क्या आएगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, जो कि आपका कंपनीज, ठीक है, कंपनीज की मीनिंग क्या है। ठीक है, तो कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, यानी कि जो कि अभी आपका कौन सा एक्ट है 2013। ठीक है, या फिर 2013 में क्या हुई हो, इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में लिखा है अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ डेट इज 1956 के अंदर क्या हुई हो, या फिर इनकॉर्पोरेटेड हुई हो। ठीक है, तो क्या मानी जाएगी, आपकी कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, वही सेम पॉइंट है आपका जो कि फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, कंपनी क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कौन सा आपका एप्लीकेबल होता था, दी कंपनीज एक्ट 1956 क्या होता था आपका एप्लीकेबल होता था। अब जो आपका चल रहा है वो आ रखा है आपका दी कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके अंदर आपके, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर में कंटेन क्या करता है, 470 सेक्शंस है एंड 7 शेड्यूल्स है। ठीक है, एंड 29 चैप्टर्स में क्या आपका डिवाइडेड है। ठीक है, दी कंपनीज एक्ट 2013। एंड ठीक है, तो जैसे कि ये कंपनीज एक्ट कब आता है, ठीक है, आखिर आया क्यों है कंपनीज एक्ट, सबसे पहले की क्वेश्चन उठता है। ठीक है, जैसे कि आपको कंपनीज को क्या करते हो आप, कंपनीज को क्या करते हो आप, इनकॉर्पोरेटेड करते हो। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड करते हो। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड करते हो, तो इसके लिए, ठीक है, अगर आप इनकॉर्पोरेटेड करते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हो आप, अगर कोई इलीगल वर्क करते हो। ठीक है, क्या करते हो, अगर आप इलीगल वर्क करते हो, इलीगल हो गया, या फिर मिसलीडिंग हो गया, मिसलीडिंग कोई वर्क करते हो, एनी कोई भी वर्क करते हो। ठीक है, जो कि आपके कंपनीज एक्ट 2013 में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई वर्क करते हो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है दी कंपनीज एक्ट 2013 का। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आपके एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या होगा, आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है, इसका क्या एम है कंपनीज एक्ट का। ठीक है, एंड सिंप्लीफाई रेगुलेशंस एंड स्ट्रेंथ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टर क्या करते हैं कंपनी में, क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना फंड। तो जैसे कि उनका फंड क्या ना कर सके, वो मिस यूज ना कर सके। ठीक है, कंपनीज, तो इसलिए, ठीक है, क्या आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है कंपनीज के ऊपर, दी कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। एंड इसका जो कि फर्स्ट टाइम legislates the role of whistleblower and provisions relating to class action suit। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, एक्शन क्या कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सूट किसके ऊपर कर सकते हैं, कंपनीज के ऊपर क्या कर सकते हैं, सूट कर सकता है जो कि इन्वेस्टर है। ठीक है, अगर उसके फंड का क्या किया गया हो, मिसयूज किया गया हो, तो जो कि इन्वेस्टर है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, सूट कर देगा किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो कौन से एक्ट में, दी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, और ये आपका एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके ऊपर आपका एप्लीकेबल होता है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, ठीक है, जो कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013,
2013 में इनकॉर्पोरेटेड हुई हो या फिर प्रीवियस कंपनीज लॉज में क्या हुई हो, इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, तो उस पर क्या होता है आपका एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था आपका, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर में क्या होता है, ठीक है, जैसे कि इनका क्या है कि स्पेसिफाई खुद के क्या है, इनके एक्ट्स है। ठीक है, तो जो कि आप इनके जो खुद के एक्ट्स हैं तो उनको क्या देंगे, पहले उनको पहले प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एप्लीकेबल होगा कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये वो वाले केसेस है। ठीक है, पहले कौन सा, जो कि इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी का कौन सा आपका, इंश्योरेंस एक्ट 1938, और जिसको कि क्या कहते हैं, IRDA एक्ट 1990। ठीक है, और थर्ड आता है आपका बैंकिंग कंपनी। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, तो वो फॉलो क्या करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो इसके सिवाय, ठीक है, इसको सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे हम, ठीक है, जो कि आपका इंश्योरेंस है, बैंकिंग एक्ट है। एंड फोर्थ है आपका कंपनीज, जो कि क्या कर रहे हैं, जनरेशन कर रहे हैं या फिर सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो इनका एक्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका एनी अदर कंपनी। ठीक है, जो कि स्पेशल एक्ट में क्या हो, गवर्न हुई हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट सिक्स पॉइंट आता है, सिक्स्थ पॉइंट, जो कि सच बॉडी कॉर्पोरेटेड विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट for time being in force and central government may be notified is specified in this behalf। इसका मतलब क्या है, ठीक है, जो कि बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड कौन से एक्ट में हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कि किसने कराया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, नोटिफिकेशन दे रखा है स्पेसिफाई इन इस बिहाफ में। ठीक है, तो सबसे पहले आती है, इसके बाद हमारी आती है डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने डेफिनेशंस की बात कर लिया, तो ये आपकी डेफिनेशंस कौन से सेक्शंस में डिफाइंड है, आपकी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 के अंदर में। ठीक है, तो कंपनीज का मीनिंग क्या होता है, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, ये होगी आपकी मीनिंग। एंड इसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स। ठीक है, तो फीचर्स क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहले फीचर्स कौन सा आता है हमारा, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या पता चल रहा है, जो कि कंपनी, ठीक है, कंपनी कंपनी एंड कंपनीज के मेंबर एंड कंपनीज के मेंबर दोनों क्या है, सेपरेट है, सेपरेट है। ठीक है, क्यों, कंपनी अलग है एंड मेंबर्स अलग है। ठीक है, तो यही कहता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो जैसे कि it comes to have almost the same rights and powers as a human being। ठीक है, क्या कह रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, सेम राइट्स है एंड जो कि पावर्स किसके पास है, ह्यूमन बीइंग के पास, वही सेम पावर्स किसके पास है, एज अ कंपनी के पास। ठीक है, तो इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑफ डेट्स ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, तो जैसे कि क्या है, अगर बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कंपनी और मेंबर्स के दोनों अलग अलग है। ठीक है, क्या कह रहा है, सेपरेट है। ठीक है, एंड अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, इंजॉइनिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑन इट्स नेम। ठीक है, कंपनी क्या कर सकती है, ठीक है, कंपनी अपने नाम पर क्या ले सकती है, लोन ले सकती है। ठीक है, और वो इंजॉइंग भी कर सकती है एंड डिस्पोजिंग भी कर सकती है। और प्रॉपर्टी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, बाय करती है, तो कंपनी अपने नेम पर क्या कर सकती है, बाय कर सकती है कोई भी प्रॉपर्टी को। ठीक है, अपने नाम पे क्या कर सकती है, बाय कर सकती है। फर्स्ट क्या था हमारा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि मेंबर्स एंड उसकी जो कंपनी है, कंपनीज के मेंबर दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सेपरेट है दोनों ही, और कंपनी अपने नाम पर क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है आपका, सक्सेशन, ठीक है, जैसे कि कंपनी के अगर सारे मेंबर्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो क्या कंपनीज बाइंड अप हो जाएगी, नहीं, कंपनीज को कौन बनाता है, ठीक है, कंपनीज को कौन बनाता है, ठीक है, कंपनीज को कौन बनाता है, लॉ। तो लॉ ही क्या कर सकता है, कंपनी को बाइंड अप कर सकता है।
कंपनी को कौन कर सकता है, बाइंड अप कर सकता है, अगर सारे मेंबर्स क्या है, ऑल मेंबर्स अगर मर जाते हैं, ठीक है, तो क्या कंपनी की कोई एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो कंपनीज की एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो सेकंड, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा, तो कोई भी एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कंपनीज के कोई भी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ही कहता है हमारा परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन क्या कहते हैं, अगर सारे मेंबर्स मर जाते हैं, ठीक है, तो भी कंपनी क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। तो जो कि कंपनी कब बाइंड अप होगी, जो कि किसने, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, वो क्या क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है, एंड जो कि बाइंड अप होगी वो भी किसके द्वारा होगी, बाय द एक्ट, ठीक है, बाय द लॉ, ठीक है, बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट्स बाउंड अप ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड बाय एक्ट, सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, तो अपने नाम पे क्या कर सकते हैं, लाइबिलिटीज भी क्या कर सकती है, गेन कर सकती है, कंपनीज अपने नाम पर क्या कर सकती है, लाइबिलिटीज ले सकती है, एंड बैंक अकाउंट्स को क्या कर सकती है, ओपन कर सकती है, ठीक है, कंपनीज अपने नाम पर, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि करंट अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, तो किसके नाम पर होता है, एज अ पर्सन या फिर एज अ कंपनी, एज अ कंपनीज भी होता है और एज अ पर्सन भी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था हमारा, लिमिटेड लाइबिलिटी का, ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए एक ये कंपनी है, ठीक है, ये क्या एक कंपनी है एंड ये एक पर्सन है, ठीक है, तो जो कंपनी के अंदर, ठीक है, कंपनी के मान लीजिए लाइबिलिटी है 10 CR की, ठीक है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी कितनी है, 10 CR की, ठीक है, लो लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में जो कि पर्सन के एसेट्स हैं, ये क्या एसेट्स हैं, ठीक है, तो उसको सेल नहीं कर सकती है, ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपका एप्लीकेबल होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, जैसे कि 10 CR की लाइबिलिटी है, ठीक है, तो कंपनी अगर नहीं पे करती है, जो कि उसका कौन है, ठीक है, जो उसका डायरेक्टर होगा, ठीक है, कौन होगा, उस कंपनी का क्या होगा, ओनर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लाइबल होगा पे करने के लिए लाइबिलिटीज को, तो उसके एसेट्स को भी क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकती है, ठीक है। तो अब पढ़ते रीड आउट करते हैं, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन द केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, ठीक है, जो कंपनीज के मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, ठीक है, जो कि एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, जो कि लिमिटेड लाइबिलिटीज, जब आपने एमओए क्रिएट किया है, ठीक है, जब आपका एमओए बना होगा, ठीक है, एंड ए ओ ए बना होगा, ठीक है, तो एमओए क्या होता है और ए ओ क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, लिमिटेड लिखे कि आप इतनी लाइबिलिटीज तक के लिए क्या रहोगे, पेबल रहोगे, इससे ज्यादा जितनी लाइबिलिटीज होगी, ठीक है, उसके लिए जो कंपनीज के मेंबर्स हैं वो लाइबल नहीं रहेंगे पे करने के लिए लाइबिलिटीज को, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, तो सबसे पहले केस कौन सा हमारा, ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर, फर्स्ट केस लिमिटेड बाय शेयर, सेकंड लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि जितनी गारंटी दी है, ठीक है, कंपनीज ने, तो उतने के लिए क्या रहेंगे, लाइबल रहेंगे मेंबर्स कंपनीज के, ठीक है, जैसे कि हमारा, ठीक है, गारंटी दी है, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी केस में दी मेंबर्स आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटी बाय देम, जितनी की क्या दी गारंटी दी है उतने के लिए क्या रहेंगे, कंपनीज के जो मेंबर्स हैं वो क्या रहेंगे, लाइबल करने के लिए, पे करने के लिए, ठीक है, एंड टू ओनली व्हेन
कब? जब कंपनीज क्या होगी, जब लिक्विडेशन होगी। ठीक है, लिक्विडेशन अलग होती है और इंसॉल्वेंसी अलग होता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट लिक्विडेशन, लिक्विडेशन एंड सेकंड इंसॉल्वेंसी, सेकंड इंसॉल्वेंसी। ठीक है, लिक्विडेशन क्या होता है और इंसॉल्वेंसी क्या होता है। ठीक है, तो लिक्विडेशन क्या होता है, सबसे पहले की, सबसे पहले की लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन और इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी समझेंगे तो लिक्विडेशन इजी होगा। ठीक है, इंसॉल्वेंसी कब होता है, जबकि कंपनीज की लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ज्यादा होती है, मोर देन, मोर देन एसेट्स, एसेट्स से ज्यादा क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। तो क्या होता है, कंपनी क्या कर सकती है, डिक्लेयर, डिक्लेयर क्या कर सकती है, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। और लिक्विडेशन के केस में, लिक्विडेशन के केस में क्या करती है, बाइंड अप। ठीक है, बाइंड अप का केस होता है आपका एप्लीकेबल, जैसे कि बाइंडिंग, बाइंडिंग अप यानी कि जो आपके एसेट्स तो है आपके पास। ठीक है, एसेट्स है एंड लाइबिलिटीज भी, मान लीजिए कि लाइबिलिटीज है, सपोज लाइबिलिटीज है जीरो। ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो, कंपनी को क्या कर रहे हो, लिक्विडेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लिक्विडेट कर रहे हो। ठीक है, लिक्विडेट कर रहे हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, लिक्विडेशन डिक्लेयर करा सकते हो। ठीक है, क्या करा सकते हो आप, लिक्विडेशन डिक्लेयर करा सकते हो। और इंसॉल्वेंसी क्या होता है, एक तरीके से अगर बात करें, दिवालिया। ठीक है, एंड लिक्विडेशन, लिक्विडेशन क्या होता है, आपके पास एसेट्स हैं बट आप अब बिजनेस को रन नहीं करना चाहते हो, आप बाइंड अप करना चाहते हो, तो एज अ लिक्विडेशन आप कह सकते हो उसे इजिली। ठीक है, तो आपको इंसॉल्वेंसी का हो गया, दिवालिया एंड लिक्विडेशन, आपको आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, जो अनलिमिटेड कंपनी है। ठीक है, जो अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो अनलिमिटेड कंपनी क्या था आपका, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड एज वेल। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दी, अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जो कि कंपनीज के मेंबर्स की एसेट्स को भी क्या कर सकती है, सेल आउट कर सकती है, अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है, ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसका क्या है आपका, नेचुरल बर्थ नहीं हुआ। ठीक है, नेचुरल बर्थ नहीं है। ठीक है, तो वो ही आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस। ये किससे क्रिएटेड है, आपको प्रोसेस से क्या करा गया, जो कि क्रिएट की गई है आपको कंपनीज को। ठीक है, ये क्या, अदर देन नेचुरल बर्थ, और इसका कोई भी नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है। ठीक है, वो क्या आपकी आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसीज वाइज डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एंड कॉमन सील, ठीक है, कॉमन सील क्या आपका ऑप्शनल है। ठीक है, कंपनीज के केस में क्या है, कॉमन सील एक आपका ऑप्शनल है, जो कि एज अ कंपनी का क्या होता है, वो एक सिग्नेचर होता है, एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट्स पे होता है एज अ कंपनी के अगेंस्ट में। अगर मान लीजिए ऑप्शनल है तो कॉमन सील नहीं है, तो उसके केस में ठीक है क्या कर सकते हैं, उसके केस में क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कॉमन सील ऑथोराइज शैल बी मेड टू डायरेक्टर्स, क्या होनी चाहिए, टू डायरेक्टर्स की क्या होने, साइन होने चाहिए उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो भी क्या होंगे, ठीक है, डील्स होंगी या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो जैसे कि कॉमन सील्स अगर अगर ऑप्शनल है, ठीक है, उस केस में टू डायरेक्टर्स एंड एक क्या होगा आपका कंपनी सेक्रेटरी, जो कि अपॉइंट कर रखा है। ठीक है, तो ये आपको तीन जनों के क्या चाहिए होंगे, उस डॉक्यूमेंट पे साइन चाहिए होंगे, अगर कॉमन सील नहीं है तो। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ऑप्शनल कर रखा है। ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। ठीक है, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या होती है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी यानी कि व्हील का मतलब क्या होता है, पर्दा, पर्दा। ठीक है, व्हील का मतलब क्या होता है आपका पर्दा। ठीक है, जो कि क्या करती है, जैसे कि हमने सेपरेट लीगल एंटिटी सुना है।
ठीक है, क्या पढ़ा है? सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि सेपरेट लीगल लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है? पर्सन्स और जो कि कंपनी है और कंपनी के मेंबर्स दोनों क्या है? अलग है। ठीक है, तो यही चीज है आपका कॉर्पोरेट विल थ्योरी भी सेम तरीके से काम करती है। ठीक है, तो ये क्या आपका एक लीगल कंसेप्ट है। ठीक है, कॉर्पोरेट जो कि कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी आपका क्या है? एक लीगल कंसेप्ट है। ठीक है, जो कि कंपनी की क्या है? आइडेंटिफाइड है सेपरेटली कि मेंबर्स और कंपनी दोनों क्या है? सेपरेट है। ठीक है, बट दोनों की क्या है? कंपनी क्या करती है? एग्जिस्टेंस करती है। ठीक है, जो शेयर होल्डर क्या नहीं होते? कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। ठीक है, अगर कंपनी कोई भी काम करती है तो शेयर होल्डर्स उस केस में लाइबल नहीं होते हैं। ठीक है, जो कंपनीज के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? उस कंपनी के अगेंस्ट में क्या होते हैं? लाइबल होते हैं। ठीक है, एंड होल्ड वर्चुअली द इंटायर शेयर कैपिटल। ठीक है, लाइक जैसे कि आपने, ठीक है, स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या करते हो? आप शेयर्स को बाय करते हो। आप ऐसा उसके वर्चुअली वर्चुअली क्या होते हो? आप उसके ओनर्स होते हो। जितने परसेंट क्या करते हो आप शेयर्स को बाय करते हो, तो उतने परसेंट के क्या होते हो? आप उस कंपनी के शेयर होल्डर होते हो, फिर उतनी कंपनी के क्या कहते हो? ओनर माने जाते हो। ठीक है, जो आपका होल लो है, ठीक है, जो कॉर्पोरेशन इन is in fact based on this theory of separate corporate entity। ठीक है, तो वही बोला था, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट ही लगता है आपका कॉर्पोरेट व्हील की थ्योरी में। ठीक है, वही सेम चीज है। एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है, तो जैसे कि हमने लिफ्टिंग व्हील थ्योरी में क्या पढ़ा था कि मेंबर्स और कंपनी दोनों क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, सेपरेट है दोनों, एंड दोनों की लाइबिलिटीज क्या है? सेपरेट है। ठीक है, एंड लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट व्हील यानी कि कौन से केस है जिस केस में क्या कर दिया जाएगा? लिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक हमने क्या बात करी है? कंपनीज के मेंबर्स एंड कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? सेपरेट है एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के अंदर में मेंबर्स और कंपनी दोनों ही क्या मानी जाएगी? एक मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वन मानी जाएगी। ठीक है, दोनों ही सेम पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, या फिर सेम आइडेंटिटी मानी जाएगी। ठीक है, तो वो कौन सा केस है? ठीक है, सेपरेट लीगल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, इट मीन्स लुकिंग बिहाइंड द कंपनी। ठीक है, जो कि कंपनीज के मेंबर्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी क्या है? लीगल पर्सन्स हैं। ठीक है, तो कंपनीज के बिहाइंड में जाकर, ठीक है, तो जो भी क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि टैक्स सेविंग हो गया। ठीक है, एंड एनिमी कंपनीज के साथ में क्या करते हो? ट्रेड करते हो। ठीक है, तो वो किस में आएगा? आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट उस पर क्या होगा? आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे कि लीगल फैकेट हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? पेइंग रिगार्ड इंस्टेंट। ठीक है, और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। ठीक है, ये पहले जस्ट इन रीड कर लेना बस। ठीक है, एंड इसके बाद ठीक है, अगर कब कब कौन कौन से केसेस में आपके क्या करे जाते हैं? ठीक है, लिफ्ट किए जाते हैं कॉर्पोरेट बिल। ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, उसकी बात करेंगे, ये वाले पॉइंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, कौन कौन से केसेस है जिसके अंदर में आपकी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल अप्लाई होगा? ठीक है, जैसे कि क्या करते हैं? वेयर द कोर्ट इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न themselves डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजर्स। ठीक है, क्या करें? कोर्ट ने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया कंपनी को। ठीक है, तो themselves डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजर्स। ठीक है, जब आप क्या कर दिया जाता है? लिफ्ट हो जाती है, तो जो कंपनी है, कंपनी एंड कंपनी के मेंबर्स या फिर कह सकते हो मैनेजर्स, तो दोनों को क्या माना जाता है? एक माना जाता है। ठीक है, और इससे जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी एंड जो कि कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या कहती है? कंपनीज एंड मेंबर्स क्या होता है? अलग होते हैं। बट जो आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील जो जब एप्लीकेबल होता है आपका, तो कंपनी एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या होता है? सेम होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं, ठीक है, जिस कौन कौन से केसेस है, जिस केसेस में क्या होते हैं आपके? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है? आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? अगर मेंबर्स, ठीक है, क्या कर सकते हैं? ठीक है, कोई फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। ठीक है, को एनिमी क्या होता है? मान लीजिए, ठीक है, एनिमी कंट्री क्या होता है? सबसे पहले कि एनिमी कंट्री के बीच में क्या करते हो? अगर ट्रेड करते हो,
तो उस केस में आपका कॉर्पोरेट जो कि आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एप्लीकेबल होगा। एंड उसके बाद अगर आप क्या करते हो, अगर आप रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करते हो या फिर कोई टैक्स इसको क्या करते हो प्रोटेक्ट करते हो, तो भी कोर्ट क्या करता है, कोर्ट क्या करता है लिफ्ट कर देता है कॉर्पोरेट व्हील को क्या कर देता है लिफ्ट कर देता है। तो जो उसके कंपनी है एंड जो कंपनीज के मेंबर्स हैं वो क्या माने जाएंगे, एक माने जाएंगे। ठीक है, अगर कंपनीज के ब्याह पर अगर मेंबर्स ने कोई भी काम करा है इलीगल, जैसे कि क्या करा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अपने रेवेन्यू को, ठीक है, या फिर टैक्स देने से छुप रहा है, ठीक है, एंड टैक्स को क्या कर रहा है सेव कर रहा है, तो दोनों को सेम मानकर, ठीक है। एंड उसके बाद आता है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशंस को यानी कि आप अवॉइड करते हो लीगल ऑब्लिगेशंस को, यानी कि इलीगली ही वर्क करते हो। ठीक है, एंड उसके बाद डी पॉइंट क्या कहते हैं, अगर आप क्या करते हो, ठीक है, कंपनी है, जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, ये क्या है आपकी कंपनी, ठीक है, इसको आप क्या करते हो एक और कंपनी बना देते हो, उसकी सब्सिडरी बना देते हो, क्या बना देते हो सब्सिडरी बना देते हो, ठीक है, जो कि कंपनी बने, मान लीजिए, ठीक है, 10 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, सपोज कर लेना, ठीक है, एंड सब्सिडी कंपनी को आप क्या कर रहे हो 10 लाख क्या कर रहे हो इसमें आप इन्वेस्ट कर दे रहे हो, ठीक है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। एंड जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, यानी कि इससे क्या करना चाहता है, ठीक है, तो उसने क्या करती है सब्सिडरी कैसे क्रिएट की है, एज अ एजेंट क्या कर दी क्रिएट कर दी, उससे क्या कर रहा है वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने टैक्सेस को या फिर रेवेन्यू को। ठीक है, तो भी क्या होगा आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होगा एप्लीकेबल होगा। या फिर कंपनी फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट करती है या फिर लॉ को क्या करती है डिफीट करती है यानी कि तोड़ती है, ठीक है, तो भी क्या होगा आपका एप्लीकेबल होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स को क्या कर लेंगे अच्छे से करना है, ठीक है, जो कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के, ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के भी ऊपर क्या बनते हैं आपका क्वेश्चंस। ठीक है, एंड फीचर्स के ऊपर भी क्या बनते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है, फीचर्स के ऊपर क्वेश्चंस। एंड सेक्शन 220 अच्छे से याद करना है, ठीक है, सेक्शन 220 भी अच्छे से करना है। एंड इसके बाद आते हैं हमारे क्लासेस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है, जो कि सबसे पहले बात करते हैं हम क्लासेस की, ठीक है, पहले क्लासेस में, ठीक है, ये क्या है आपका कंपनीज में भी क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस, ठीक है, तो क्लासेस के अंदर में भी क्या आता है सबसे पहले आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, तो सबसे पहले की लाइबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, तो लाइबिलिटीज के बेसिस में मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ऊपर बोला था, जैसे कि एक तो होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है, और एक क्या होती है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है आपकी अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 22 में क्या है डिफाइंड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, जो कि लाइबिलिटी है मेंबर्स की ऑफ अ कंपनी, वो क्या है लिमिटेड टू द अमाउंट्स जो कि प्रेस्क्राइब्ड हैज योर एमओए एंड एओए, ठीक है, तो मैं अभी दोनों ही वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, जब आप एओए समझ जाओगे एंड एमओए समझ जाओगे तो आप दोनों को क्या कर सकते हो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो एमओए के अंदर आएगा या फिर एओ के अंदर आएगा, ठीक है, इसलिए मैं अभी दोनों ही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए ये आपका वन शॉट सीरीज है, ठीक है, इसलिए अभी आप इसे होल्ड पर रखोगे एओए एंड एमओए, ठीक है, एओए क्या होता है आपका आर्टिफिशियल ऑफिशियल एसोसिएट एसोसिएट, ठीक है, तो इसे अभी क्या कर दोगे आप होल्डिंग पर रखोगे। और एमओए क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, तो एओ क्या होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए क्या होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इसे क्या रखेंगे अभी होल्डिंग पे रखेंगे, ठीक है, जो क्या आते हैं अनपेड ऑफ शेयर्स, ठीक है, जो कि अनपेड ऑफ शेयर्स, ठीक है, इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, जो कि है कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी है जो कि अनपेड शेयर्स की है अगेंस्ट में, ठीक है, उनकी क्या है लाइबिलिटी से पे करने के लिए, ठीक है, वो क्या हो गया आपका लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 क्लॉज 22 के 21 के अंदर में क्या है डिफाइंड है, ठीक है, जो कि कंपनीज के मेंबर्स हैं एंड उनके लाइबिलिटीज क्या है
लिमिटेड अमाउंट्स की, जो कि मेंबर्स ने क्या दे रखी है, गारंटी कर रखी है, मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो बीइंग बाउंड अप यानी कि लिक्विडेशन के टाइम पर क्या किया जाएगा आपके, जो कि आपने गारंटी दी है। ठीक है, तो वो मेंबर क्या करेगा, जो गारंटीड अमाउंट होगा उसे क्या करेगा, उसके लिए पे करने के लिए क्या रहेगा, लाइबल रहेगा। एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी सेक्शन 292 टू क्लॉज 92 के अंदर में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनीज के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, एंड जो मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। एंड उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, तो सबसे पहले क्या था हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी के केसेस में आपके 3 बनते हैं, एक अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले की सिक्वेंस वाइज कर लेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 21 किसका है आपका, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड सेकंड कौन सा आपका, कंपनी सेक्शन 222 क्लॉज 22 किसके बारे में बात करता है आपका, लिमिटेड शेयर्स बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। एंड थर्ड कौन सा आपका, सेक्शन 292 292 किसकी बात करता है आपका, अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। किसके बारे में, अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। एंड डेफिनेशंस किसके अंदर में, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर क्या है, कंपनीज की क्या है, डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट की क्या है आपकी डेफिनेशंस। ठीक है, तो ये हमने अभी तक क्या कर लिया, 4 सेक्शंस क्या पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो मेंबर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था हमारा, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी, तो वन पर्सन कंपनी। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर में डिफाइंड है। ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी यानी कि वन पर्सन कंपनी इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ओपीसी क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एंड उस कंपनी का क्या होगा, ओनली वन मेंबर होगा। ठीक है, ओनली वन क्या होगा, मेंबर होगा। एंड जो कि ओपीसी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, कोई लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। एंड मेमोरेंडम के अंदर, ठीक है, जो कि नेम ऑफ अदर पर्सन, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, एज अ नॉमिनी, क्या कहते हैं, नॉमिनी। अगर ओपीसी के केस में क्या होता है, वन मेंबर होता है। ठीक है, अगर वन मेंबर की क्या होती है, अगर डेथ हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो कि लीगल हायर होगा या फिर नॉमिनी होगा, क्या होगा, नॉमिनी होगा, वो इस कंपनी को क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी की जो ओपीसी के अंदर में क्या होता है, कंपनी ओपीसी के अंदर क्या होता है, ओनली वन मेंबर होता है। ठीक है, एंड उनकी कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, नो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड। एंड उसके बाद आता है आपका, ठीक है, दी अदर पर्सन शैल गिव हिज पीरियर रिटर्न कंसेंट एंड द सेम शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। ठीक है, जो कि अदर पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है रजिस्ट्रार को। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका जो कि, ठीक है, अगर द नेम चेंज may change the name of such other persons by giving notice to the company and the company shall intimate the same to the registrar। यानी कि इसका मतलब क्या, सबसे पहले की ओपीसी के अंदर में, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ओपीसी के अंदर में आपने कोई भी नेम अपना कंपनीज को क्या करा है, इनकॉर्पोरेट करा है, वो जो आपका नेम है वो ऑलरेडी क्या है, ठीक है, ऑलरेडी क्या है, ठीक है, ऑलरेडी क्या रजिस्टर्ड है या फिर क्या है, सिमिलर है, जैसे कि बिस्लरी है। एंड बिस्लरी के अगेंस्ट में वन स्पेलिंग सा ऐसे कोई एक और कंपनी है, ठीक है, जो कि रन कर रही है बिजनेस। ठीक है, तो जो कि है, ठीक है, जो ओरिजिनल बिस्लरी है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर श्यू फाइल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग जो कि बिस्लरी के नाम से ही क्या कर रहा है, वो सेल आउट कर रहा है, तो उस केस में, ठीक है, तो पहले तो वो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन देगा, ठीक है, नोटिफाई करेगा उस पर्सन को, ठीक है, जो कि रजिस्ट्रार है, ठीक है, उसे नोटिफाई करेगा कि आप इतने डेज के अंदर क्या कर दो, ठीक है, जो कि नेम है उसे चेंज करो, अदरवाइज आपको जो कि है, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसी के लिए क्या करना है, जैसे कि मेंबर्स का क्या है,
चेंज करना है नाम, ठीक है, ये तो क्या देना पड़ेगा, गिविंग नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ओनली अ नेचुरल पर्सन। ओपीसी के अंदर क्या होना चाहिए, ओनली नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एंड उसका स्टे क्या नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 120 डेज का नहीं होना चाहिए, वो भी कौन से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो वो क्या होगा, एलिजिबल होगा इनकॉर्पोरेटेड करने के लिए ओपीसी के अंदर, ठीक है। एंड जो कि शेल भी वो क्या बन सकता है, उसका नॉमिनी बन सकता है, ठीक है। नॉमिनी के लिए क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एंड उसका जो कि प्री इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर में स्टे होना चाहिए 120 डेज का, ठीक है। तो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट और बिकम नॉमिनीज इन मोर देन वन ओपीसी, ठीक है। यानी कि इसके केस में क्या कर रहा है, ठीक है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी। मान लीजिए, ठीक है, ये क्या एक ओपीसी है, ठीक है, ओपीसी का क्या है, एक ये नॉमिनी है, ठीक है, और एक अदर दूसरी कंपनी ओपन करिए, क्या इसमें भी क्या हो सकता है, वो नॉमिनी हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। वो एक कंपनी में ही क्या हो सकता है, उस कंपनी का नॉमिनी बन सकता है ओपीसी के अंदर में, ठीक है। अगर नो माइनर, ठीक है, वो क्या नहीं होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनर शैल बिकम मेंबर्स, ठीक है, और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और एंड कैन होल्ड शेयर्स विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो माइनर है, ठीक है, माइनर क्या है, नॉमिनी नहीं हो सकता, ठीक है, नॉमिनी हो सकता, बट वो क्या कर सकता है, उसका बेनिफिशियल का इंटरेस्ट ले सकता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, टेक कर सकता है, इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, टेक कर सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, इट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 कौन से आते हैं आपके, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो क्या होता है आपकी एनपीओ कंपनी। तो जैसे कि वन पर्सन कंपनी है, ठीक है, वो क्या हो सकती है आपकी, प्राइवेट हो सकती है, बट आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर में, ठीक है, ओपीसी के केस में। और इट कैन नॉट कैरी आउट नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल, यानी कि एनबीएफसी की कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को क्या नहीं कर सकते, आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी इंक्लूडिंग क्या होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बडी कॉर्पोरेट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि ओपीसी और एनी ऑफिसर्स क्या कर सकता है, कॉन्ट्रोवेनियस कर सकते हैं प्रोविजंस के अंदर में, जो कि फाइन होगा आपका अप टू ₹10,000। एंड उसके बाद भी अगर आप फर्दर करते हो तो आपका क्या होगा, 1,000 फॉर एवरी डे क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। एंड दैट इज योर कॉन्ट्रोवेंसी कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज, हमने किसकी बात कर ली, ओपीसी। ओपीसी के एज अ प्राइवेट कंपनी है एंड उसका कितना होगा, ओनली वन मेंबर, ठीक है। ओपीसी, ओपीसी के अंदर क्या क्या कर लिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले ओपीसी के अंदर में, ठीक है, मेंबर्स कितने होंगे कंपनीज के, वन मेंबर, ओनली वन मेंबर। एंड ये क्या कर सकता है, नॉमिनी को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। और नॉमिनी कौन सा होगा, ठीक है, माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अगर माइनर को बनाते तो वो उसके लिए आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए ही, ठीक है, टेक करेगा, वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट ही क्या करेगा, टेक करेगा, ठीक है। अगर एक है, ठीक है, क्या है, वन नॉमिनी है, वन नॉमिनी है, ठीक है, तो वो अदर ओपीसी के अंदर में, अदर ओपीसी के अंदर क्या नहीं कर सकता, अदर ओपीसी के अंदर में वो नॉमिनी नहीं बन सकता, ठीक है। अदर नॉमिनी, अदर ओबीसी के अंदर नॉमिनी नहीं बन सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी का इसको डिफाइन करता है आपका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68, किसको डिफाइन करता है आपका,
प्राइवेट कंपनी को, ठीक है, इट इज अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड हैज विच आर्टिकल्स, ठीक है, जो कि प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो प्राइवेट की कंपनी को क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो अपने राइट्स को क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर इट्स शेयर्स, तो उनका राइट नहीं है कि वो ट्रांसफर कर सके, सिर्फ जो कि ट्रांसफर कर सकती है शेयर्स को कर सकती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी इसके पास क्या राइट्स हैं ट्रांसफर करने के लिए शेयर्स को, ठीक है, तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, ठीक है, तो ओपीसी तो कर सकती है बट वो अपने बिहाफ पर कर सकती है, ठीक है, ना कि वो अंडर अंडर सेबी, ठीक है, तो जैसे कि पहले से बाद में समझेंगे, जो सेबी वाला है अंडर सेबी वाला, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द मेंबर्स ऑफ इट्स मेंबर टू 200, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर में, ठीक है, तो 2 से लेकर 200 तक के क्या हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वेयर टू और मोर पर्सन, ठीक है, होल्ड कर रहे हैं शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, क्या कर रहे हैं, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हो शेयर्स, ठीक है, कंपनी ज्वाइंटली में, तो वो क्या माना जाएगा, आपका सिंगल मेंबर माना जाएगा, ठीक है, वो क्या माना जाएगा, सिंगल मेंबर माना जाएगा। इसका आपका क्वेश्चंस भी आपका एग्जामिनेशंस के अंदर में पूछा गया, हर साल क्या पूछा जाता है, हर बार पता है तुम्हारा, हर बार पूछा गया, हर एग्जामिनेशंस के अंदर है, क्वेश्चन पेपर उठाओगे, जैसे कि आपके एक्स एम्प्लॉयज होते हैं तो आपके एक्स एम्प्लॉयज काउंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से जो कि आपके ज्वाइंटली है, ठीक है, जो कि ज्वाइंटली मेंबर्स हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा के पर्सन के क्या कर रहे हैं, ज्वाइंटली क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं शेयर्स को, तो वो क्या माना जाएगा, एज अ सिंगल मेंबर माना जाएगा, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, persons who are in the employment of the company and persons who having been formally in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment cease shall not be included in the numbers of members, ठीक है, जो मैंने क्या बोला था, एक्स एम्प्लॉयज हो गया एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, तो वो आपका काउंट नहीं होता, वो आपका क्या माना जाएगा, जीरो, ठीक है, वो क्या माना जाता है, आपका जीरो काउंट नहीं किए जाते हैं। एंड थर्ड केस में आपको जो कि प्रोविटेट्स है, ठीक है, प्रोविट है, ठीक है, प्रोविटेड है, ठीक है, जो कि इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज, ठीक है, जो कि इनविटेशन है पब्लिक की, ठीक है, उसे सब्सक्राइब नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज में, ठीक है, उन्हें क्या है, मना है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के केस में, ठीक है, ओनली पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, ठीक है, शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकती है, ओपीसी भी कर सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट ओपीसी भी कर सकती है, ठीक है, एंड स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85, ठीक है, क्या आपकी स्मॉल कंपनी, तो स्मॉल कंपनी इज द कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, स्मॉल कंपनी क्या है, ठीक है, वो आपकी अदर देन पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, तो क्या होगी आपकी स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के ऊपर डिपेंड क्या करता है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल एंड उसका टर्नओवर, ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल वो क्या नहीं करना चाहिए, आपका डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो कि सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 CR, ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका टर्नओवर, ठीक है, तो टर्नओवर कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो टर्नओवर आपका 20 करोड़ को क्या नहीं करना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी कि सबसे बढ़िया देखो 10 और 20, सबसे आसान, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल कितने को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 2 करोड़ को, बट हायर अमाउंट कितना प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है, नॉट मोर देन 20, सॉरी 10 CR, ठीक है, ये क्या होगा आपका पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर 20 CR को क्या नहीं करना चाहिए, आपका क्रॉस नहीं करना चाहिए, एंड जो कि प्रेस्क्राइब्ड है नॉट shall not be more than 100 करोड़, ठीक है, क्या 100 करोड़, ठीक है, तो इसके बाद आपके कुछ एग्जेम्पशन है, ठीक है, स्मॉल कंपनी के लिए, ठीक है, जो स्मॉल कंपनी है, ठीक है, जो कि स्मॉल कंपनी है, तो उस कंपनी की कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग या फिर होल्डिंग कंपनी की कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले और सेकंड
वो आपकी सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, जो कि कंपनी है फिर उसका बॉडी कॉर्पोरेट है, वो जो कि गवर्न होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी गवर्न नहीं होनी चाहिए स्पेशल एक्ट्स के अंदर में, ठीक है। तो अब क्या मान जाएगा आपका स्मॉल कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी किसके अंदर में डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 271 के अंदर में डिफाइंड है, ठीक है, पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी जो कि आपका प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो क्या आपकी पब्लिक कंपनी, ठीक है। एंड जो कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हैज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। जैसे कि पब्लिक कंपनी है, ठीक है, वो क्या नहीं हुआ है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी क्या है, सबसे पहले देखिए पब्लिक कंपनी क्या है, ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। एंड वो क्या कर सकते हैं, आपके फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर्स को, ठीक है। अगर हैज अ नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। एंड इसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। क्या आता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, क्या आपका सबसे पहले एक सब्सिडरी, ठीक है। सब्सिडरी क्या है, कंपनी इज अ होल्डिंग इन रिलेशन टू वन और मोर देन कंपनीज, ठीक है। ऐसा जो कि आपका क्या ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, क्या एक्स वाई जेड क्या कंपनी है। एंड जो सेकंड कंपनी है वो क्या इस कंपनी की क्या है, सब्सिडरी है। ये मान लीजिए वाई जेड, जेड जेड एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होगी, इस कंपनी की सब्सिडरी, ठीक है। तो जैसे कि सब्सिडरी क्या है, जिस कंपनी की, अगर सब्सिडरी की बात करें, जिस कंपनी की क्या है, होल्डिंग है, ठीक है, जिस कंपनी की क्या है, होल्डिंग है, वो क्या होगी आपकी सब्सिडरी कंपनी। एक कंपनी से या उससे ज्यादा की क्या होल्डिंग है, ठीक है, उस सब्सिडरी कंपनी के, होल्डिंग कंपनी के अंदर, ठीक है। तो क्या हो गया आपकी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी की अगर कोई होल्डिंग है एक या उससे ज्यादा की, ठीक है, तो क्या हो गया आपकी सब्सिडरी कंपनी। एंड उसके बाद आता है आपका, ठीक है, ये किसकी बात करी थी, होल्डिंग कंपनी की, ठीक है। होल्डिंग कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी की क्या होनी चाहिए, कोई सब्सिडरी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपकी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, जिसकी क्या है, कोई होल्डिंग है, क्या है, होल्डिंग है, ठीक है। उसका की कंट्रोल एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड सेकंड जो कि एक्साइज और कंट्रोल क्या होने चाहिए, मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स का एंड इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। एंड इसके बाद है, ठीक है, provided that such of holding companies as may be prescribed shall not be have layers of subsidiaries beyond such members as may be prescribed layer in relation to a holding company means its subsidiary or subsidiaries, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी की क्या है, कोई भी सब्सिडरी है, ठीक है, चाहे वो एक कंपनी है या फिर उससे ज्यादा में है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका सब्सिडरी, सॉरी वो क्या होगी आपकी होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल एंड कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड सेकंड जो कि उसकी एक्साइज एक्सरसाइज कंट्रोल मोर देन वन हाफ होनी चाहिए टोटल वोटिंग पावर्स की, ठीक है। तो क्या होगी आपकी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। वो जो कि प्राइवेट कंपनी विच इज द सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी है उसकी सब्सिडरी कहाँ पर है, पब्लिक कंपनी में, तो वो क्या मान ली जाएगी आपकी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी, ठीक है। इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, ठीक है। एंड इसके बाद आता है आपका एसोसिएट कंपनी, ठीक है। तो एसोसिएट कंपनी क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर में एसोसिएट कंपनी की मीनिंग, ठीक है, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। इसे क्या कर लेंगे, सर्कल मार्क कर लेंगे, ठीक है। एसोसिएशन कंपनी की कोई भी सब्सिडरी नहीं होती है, ठीक है। एंड जो ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो किस में करते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होता है आपको ज्वाइंट वेंचर कंपनी में,
ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, जो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीन्स क्या, आपका कंट्रोल क्या होना चाहिए, जो कि आपका एटलीस्ट 20% का क्या होना चाहिए, वोटिंग पावर होनी चाहिए, टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए, और उसका कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो उनका एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 20% का वोटिंग पावर होना चाहिए, और सेकंड या फिर कंट्रोल और कंट्रोल या फिर पार्टिसिपेशन होना चाहिए बिजनेस में डिसीजंस मेकिंग के लिए, जो कि अंडर एन एग्रीमेंट के अंदर होने चाहिए। एंड उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, जॉइंट वेंचर। ठीक है, जॉइंट वेंचर क्या होता है आपका, मीन्स जॉइंट एग्रीमेंट क्या होता है आपका, जॉइंट एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में जो कि जॉइंटली क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट्स के क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, जैसे कि नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट्स। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द टर्म टोटल शेयर कैपिटल मीन्स एग्रीगेट ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले की जो कि पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड सेकंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, एंड उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फिड्यूसरी कैपेसिटी। ठीक है, फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या है, शैल नॉट बी काउंटेड, जो कि फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या है, वो काउंटेड नहीं होती फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट कंपनीज के केसेस में। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कंपनी। ठीक है, तो पहले आता है लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, जो कि हमने सेबी वाला छोड़ा था। ठीक है, वो किस लिए छोड़ा था, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड के लिए छोड़ा था। ठीक है, तो अब उसको कवर करेंगे, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। ठीक है, लिस्टेड क्या है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी वो है जिसकी क्या है, सिक्योरिटीज लिस्टेड है कहां पर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में। ठीक है, एंड provided there such class of companies which have listed or intend to list such classes of securities as may be prescribed in consultation with the SEBI। सेबी के अंदर क्या करेंगे, ठीक है, जिसकी क्या लिस्टेड कंपनी क्या सबसे पहले की कि जिसकी की सिक्योरिटीज क्या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में क्या लिस्टेड है। ठीक है, अंडर द रेगुलेशंस ऑफ द सेबी के अंदर। ठीक है, एंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद आता है नेक्स्ट अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी क्या है, जो कि लिस्टेड कंपनी नहीं है, वो क्या होगी आपकी अनलिस्टेड कंपनी, यानी कि मींस कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, यानी कि जो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो वो क्या होगी आपकी अनलिस्टेड कंपनी। एंड अदर कंपनीज। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है हमारा अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में सबसे पहले क्या था हमारा गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के होने के लिए उसका जो कि डेफिनेशन है वो है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 45 के अंदर में। गवर्नमेंट मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि जो कि नॉट लेस देन, ठीक है, तो 51% से कम नहीं होनी चाहिए क्या, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों के बाद में। ठीक है, जो कि पार्टली बाय द स्टेट एंड पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ये अगर दोनों को अगर मर्ज करते हो तो नॉट लेस देन 51% की पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, तो 51 से ज्यादा की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, चाहे वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हो, पार्टली होल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो भी क्या होगी, वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, जैसे कि एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, एंड दिस सेक्शंस इंक्लूड अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। वो गवर्नमेंट कंपनी की क्या मान ली जाएगी, सब्सिडरी मान ली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्योंकि आपका गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड फॉरेन कंपनी डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 42, इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो जो कि फॉरेन कंपनी कौन सी है, जो कि इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया, एंड जो कि प्लेस ऑफ बिजनेस का है इंडिया के अंदर में। ठीक है, थ्रू एंड एजेंट के द्वारा कर रहा है या फिर फिजिकली कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से क्या कर रहा है, वो बिजनेस को रन कर रहा है कहाँ पर, इंडिया के अंदर। ठीक है, बट वो इनकॉर्पोरेटेड कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया, तो दैट इज योर कंपनी फॉरेन कंपनी। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, दैट इज योर सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, यानी कि एनपीओ।
ठीक है। एनपीओ क्या आपका सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी की मीनिंग क्या है, जैसे कि इट मीन्स एनी कंपनीज विच आर फॉर्म टू promote the charitable objects of commerce, art, science, sports, education, research, etc. ठीक है। तो इनका मेन मोटिव अगर बात करते हैं वो क्या है, इनका सोशल वेलफेयर, क्या कर रहा है, सोशल वेलफेयर करना, ठीक है, ना ही, ठीक है। और ये क्या नहीं करती है, आपकी जो सेक्शन 8 कंपनी है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, यानी कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, ठीक है। वही आता है आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। सच कंपनी अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, यानी कि वो सोशल जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगी कंपनी, वो क्या करेगी, उससे सोशल वेलफेयर करेगी, ठीक है। वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है सेक्शन 8 कंपनीज का, जो कि सबसे पहले FICCI एंड ASSOC, एसोचैम कह सकते हो, फिर नेशनल सपोर्ट क्लब ऑफ इंडिया, या फिर CII, ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं जो कि, ठीक है, क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए एनपीओ कंपनी बना के अपना क्या करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। एंड डिविडेंड को ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। सेकंड फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दे रखे, पावर कर दे रखे रजिस्टर करने के लिए कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम, ठीक है। और इसके बाद बाय इशूइंग लाइसेंस, तो इशू क्या कर देते हैं, लाइसेंस को इशू कर देते हैं। अगर वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ डिविडेंड को, क्या कर देती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो वो क्या करे, रिवोक कर देती है गवर्नमेंट उनके लाइसेंस को, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर दैट द कंपनी हुज लाइसेंस इज रिवोक्ड शुड बी अमलगमेटेड, अमलगमेटेड यानी कि, ठीक है, जो कि सेक्शन 8 कंपनी का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना एंड उससे क्या करना, सोशल वेलफेयर करना, ठीक है। एंड डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। अगर उस, जैसे कि डिविडेंड को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अमलगमेट कर रही है, ठीक है। तो अमलगमेट कर रही है तो वो क्या कर देती है, गवर्नमेंट क्या कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो लाइसेंस को क्या कर देती है, रिवोक कर देती है, ठीक है, यानी कि रद्द कर देती है, ठीक है। एंड इसके बाद आती है जैसे कि पेनल्टी पनिशमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन फॉर कंपनी, ठीक है। तो जो कि अगर रिवोक करते हो, ठीक है, अमेलगमेट करते हो, तो उस केस में अगर जो कि फाइन है वो मिनिमम 10 लाख रुपीज है, बट अप टू रुपीज 1 CR, ठीक है। और वो किस पे एप्लीकेबल होगा, डायरेक्टर या फिर एवरी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, जो कि फाइन है मिनिमम 25,000 रुपीज और अप टू रुपीज 25 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई अफेयर्स है, ठीक है, कंपनीज का कंडक्टर, अगर कोई भी कंडक्ट करता है एज अ फ्रॉडुलेंट, ठीक है, तो एवरी ऑफिसर एज अ डिफॉल्ट तो वो लाइबल होगा अंडर सेक्शन 447 के अंदर, क्या होगा, लाइबल होगा, ठीक है। जो कंपनी कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग by giving a clear 14 days notice instead of 21 days. Second, second जो कि requirement of minimum number of director or independent directors etc does not apply. Third, need not constitute nominations and remuneration committee and shareholder relationship committee. And fourth, a partnership firm can be members of section 8 company, ठीक है। तो सबसे पहले की, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, तो जनरल मीटिंग बनाए बुलाएंगे, ठीक है, जो कि कंपनीज के क्या मेंबर्स हैं, ठीक है, तो कंपनीज क्या बुलाएगी, जनरल मीटिंग्स रखेगी एंड नोटिस देगी 14 डेज के अंदर में। और जो नोटिस है वो इंस्टेंट 21 डेज तक के लिए वैलिड रहेगा, अदरवाइज वो आप करना पड़ेगा आपको, उसके अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टर्स है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। और जो अगर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशंस की एंड न्यूमरेशन कमेटी एंड शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटीज की एंड अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंबर्स ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी। एंड इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट डोरमेंट कंपनी, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 455, डेट इज योर डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी क्या होती है, एज अ फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए क्या किए जाते हैं, वर्क बनाई जाती है डोरमेंट कंपनी, एंड वो होल्ड क्या करती है, एसेट्स और इंट्रा एक्चुअल प्रॉपर्टीज को क्या करती है, होल्ड करती है, ठीक है। और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं करती है वो कोई भी, ठीक है। पहले होता है डोरमेंट कंपनी बनाई की जाती है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए क्या बनाई जाती है, डोरमेंट कंपनी, ठीक है। तो बट वो होल्ड क्या करती है, एसेट्स
और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को क्या करती है, होल्ड करती है। वो सच और एन इनएक्टिव कंपनी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, और इनएक्टिव कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव कंपनी क्या है, ठीक है, इनएक्टिव कंपनी क्या मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट कैरिंग और ऑन एनी बिजनेस, ठीक है। तो डोरमेंट कंपनी क्या है, फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। और इनएक्टिव कंपनी क्या है, ठीक है, जो कि कंपनी बनाई जाती है, ठीक है, तो बट वो कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी प्रोफेशन को कैरिंग नहीं करती है, और हैज नॉट मेड मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो कि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी क्या नहीं करे, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किए, दैट इज योर इनएक्टिव कंपनी। एंड हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी एफएस को फाइल नहीं करा है, या फिर एनुअल रिटर्न्स को लास्ट 2 ईयर से फाइल नहीं करा है, तो वो क्या होगी आपकी इनएक्टिव कंपनी, वो क्या होगी इनएक्टिव कंपनीज, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो मीन्स आर ट्रांजेक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू, जस्ट अ मिनट, company to the registrar, and second payment made by it fulfill the requirement of this act or any other law, ठीक है। तो ये कहते हैं क्या आखिर सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में, ठीक है, जो कि पेमेंट है, जो कि फीस, जो कि फीस बाय अ कंपनी एंड उसकी पेमेंट करते हो टू द रजिस्ट्रार, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो कि पेमेंट्स मेड बाय टू द फुलफिलमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू fulfillment the requirement of this act. Fourth point, payment for maintenance of its office and records। इसके बाद आता है नेक्स्ट मीनिंग ऑफ निधि कंपनी, ठीक है, व्हाट इज निधि कंपनी, ठीक है। निधि कंपनी डिफाइन है सेक्शन नंबर 406 क्लॉज 1 के अंदर में। तो निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, और डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज इन केस में भी, ठीक है। तो यानी कि निधि कंपनी क्या है, निधि कंपनी या फिर म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी का मतलब है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखे, नोटिफिकेशन कर रखे, जो कि ऐसा ऑफिशियल गैजेट्स के अंदर में क्या कर रखा है, तो उसको क्या डिक्लेयर कर रखा है, निधि या फिर कह सकते हो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका पीएफआई, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफाइन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 72 के अंदर, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो सबसे पहले द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो कहाँ पर है, स्टेब्लिश्ड कहाँ पर, अंडर द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956। सेकंड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। थर्ड, स्पेसिफाइड कंपनीज टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002 के अंदर। एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इंस्टीट्यूशंस ने क्या कर रखा है, नोटिफाई कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 4A क्लॉज 2 के अंदर में ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में। सो रिप्लाइड अंडर सेक्शन 465 ऑफ दिस एक्ट। फिफ्थ पॉइंट में क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये किसकी आपकी पूरी डेफिनेशन है, किसके बारे में, पीएफआई के बारे में, ठीक है। जस्ट इसे क्या करना है, आपको रीड करना है, ठीक है, रीड करना है। ये आपका किसमें डेफिनेशन के अंदर में पूछा जाता है, ठीक है। इस पे आपका इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ना कि पैराग्राफ में, ठीक है, जस्टली आपको डायरेक्ट पूछा जाता है ये, ठीक है। पीएफआई एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, ठीक है, जो कि कंडीशंस है, ठीक है, जिसको क्या कर रखा है, जो कि नोटिफाई कर रखा है पीएफआई ने, नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाई अनलेस, ठीक है, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नहीं कर रखी, नोटिफाइड नहीं कर रखी है पीएफआई के अंदर में, तो वो आपके पीएफआई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले की, ठीक है, इट शैल बी स्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और एन अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अदर देन दिस एक्ट एज द प्रीवियस कंपनीज लॉज। और सेकंड पॉइंट, नॉट लेस देन 51%, ठीक है। तो अगर लेस देन 51% है, लेस देन 51%, तो क्या होगी, आपकी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। और गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए क्या नहीं चाहिए, एट लीस्ट
एटलीस्ट 51 शेयर्स की क्या होनी चाहिए, ठीक है, वोटिंग पावर, वोटिंग पावर या फिर होल्ड करने चाहिए, ठीक है, होल्ड करने चाहिए, ठीक है, 51% के क्या करने चाहिए, शेयर्स को होल्ड करने चाहिए, ठीक है, एंड उनके पास करनी चाहिए वोटिंग पावर्स। एंड इसके बाद आता है आपका मेड ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आखिर हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का कंसेप्ट, ठीक है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड वीडियो को लाइक नहीं करा, सो वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। सो हम सबसे अब बात करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा प्रमोटर, ठीक है, आखिर प्रमोटर क्या है, ठीक है, जो कि आपका सेक्शन 269 के अंदर में क्या इसकी डेफिनेशन है प्रमोटर की, ठीक है। प्रमोटर who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, ठीक है, जनरली क्या होता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रमोटर होना चाहिए, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होगी, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। तो इसके बाद जो कि फाइल्ड होते हैं आपके जो कि डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे चाहिए भी, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद जो कि सेकंड पॉइंट है, जो कि कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होनी चाहिए, शेयर होल्डर से होनी चाहिए, डायरेक्टर्स और अदरवाइज, ठीक है। एंड सी पॉइंट, इन अकॉर्डेंस हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्टीट्यूशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट, ठीक है। जो कि प्रोमोटर कौन होता है, ठीक है, जो कि पर्सन क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल कैपेसिटी होनी चाहिए, लाइक दी सोलिसिटर, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा आर नॉट रिगार्डेड एज अ प्रमोटर, वो क्या नहीं माने जाएंगे, आपके प्रमोटर नहीं माने जाएंगे। सोलिसिटर हो गया, बैंकर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, वो आपका सोल, वो क्या आपका प्रोमोटर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर, ठीक है, फॉर्मेशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के केस में क्या है, ठीक है, क्या होनी चाहिए, सात या सात से ज्यादा की क्या होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, तो वो क्या मानी जाएगी, आपकी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, ठीक है, जो कि सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, क्या क्या कह रहा है, ठीक है, जो कि आपके मेमोरेंडम है, ठीक है, तो मेमोरेंडम में जो कि सब्सक्राइबिंग के नेम होने चाहिए, ठीक है, एंड वो क्या आपका रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, और सेक्शन नंबर 3 के अंदर में, एंड जो कि दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या करने चाहिए, ठीक है, कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या बना सकते हैं प्राइवेट कंपनी को, एंड वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, ओनली वन पर्सन क्या होता है, उसका मेंबर्स होता है, ठीक है, वो अपने अगेंस्ट में क्या कर सकता है, नॉमिनी को कर सकता है, फिर लीगल हायर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर में आता है सेक्शन नंबर 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि प्रोवाइड करता है आपको प्रोसीजर, ठीक है, टू बी फॉलोड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। एंड इसके बाद आता है आपका सी के अंदर में है, जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर में फर्स्ट पॉइंट, जो कि फाइलिंग, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, तो आखिर उसको कैसे फाइल करेंगे, तो सबसे पहले कि आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को क्या करना चाहिए, साइन होना चाहिए ऑल दी सब्सक्राइबर्स के द्वारा, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, declared by a person who is engaged in the formation of the company, like as an advocate, a CA, CMA or CS in practice, ठीक है, and by a person named in the articles, directors, manager or secretary of the company, that all the requirement of this act and the rules have been complied with, and next point आता है आपका declared from such of the subscribers and first director if any in the articles starting that, ठीक है, जो कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका डिक्लेरेशन बाय द पर्सन वाला, ठीक है, तो जो कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, ठीक है, एज एडवोकेट हो गया, सी हो गया, या फिर सी एम एस या फिर सी ए सी एस की जो कि कह रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट करा सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपका, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो कि डिक्लेरेशन है, ईच सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर के द्वारा क्या होनी चाहिए, डिक्लेरेशन होनी चाहिए, आर्टिकल्स स्टार्टिंग डेट, ठीक है। एंड उसमें आप आता है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, and that all the documents
ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट्स है उसे कहाँ फाइल करना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनीज में, ठीक है, जो कि कंटेन करेगा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रूली क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीटेड करना पड़ेगा, जो कि सबसे पहले आएगा उसमें केस में आपका एड्रेस हो गया, ठीक है, जो कि जहाँ पर कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है एंड जहाँ पर क्या आपका एस्टेब्लिश्ड है, जो कि आपका ऑफिसर्स ऑफिस एंड जो कि आपका पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर के नेम्स क्या होने चाहिए, आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो कि आपके एवरी सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, एंड उसके बाद है आपका जो कि आएगा आपका द पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस मेंशन्ड इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी के, एंड उसके आर्टिकल्स, ठीक है, क्या होनी चाहिए, मेंशन होना चाहिए, एंड उसका इंटरेस्ट भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स अलोंग विद द कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज, एंड इसके बाद आता है आपका इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार, ठीक है, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रार बाय द रजिस्टर, ठीक है, उसके बाद थर्ड केस क्या आता है आपको, ठीक है, सेकंड केस में क्या आपको इशू करने पड़ेगी, जो कि आपको इशू हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार से आपको इशू हो जाएगा, एंड उसके बाद जो कि आपको सिन नंबर मिल जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जो कि रजिस्ट्रार क्या करता है, अलॉट करता है कंपनी को जो कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जो कि आपका शेल बी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी एंड शेल बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट में भी क्या होता है, आपका इंक्लूड होता है, एंड फोर्थ केस में जो कि इसके बाद आपका मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशंस को क्या करना पड़ता है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कंपनी क्या करती है, मेंटेन करती है एंड प्रेस और प्रिजर्व करती है, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस से कॉपीज मिलती हैं जितनी भी, ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन ओरिजिनली फाइल्ड, ठीक है, एंड डिसोल्यूशन अंडर दिस एक्ट के अंदर में, ठीक है, एंड उसके बाद है फिफ्थ केस में आपको फर्निश करना पड़ता है false or incorrect information of suspensions of materials facts at the times of incorporation, that is that at the time of incorporation such persons shall be liable for the actions for the fraud action, सेक्शन 447 के अंदर में क्या होता है, लाइबल होता है अगर एज अगर आप कोई भी फ्रॉडुलेंट वर्क करते हो या फिर फ्रॉड वर्क करते हो या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन का वर्क करते हो, तो उसके इसमें आप लाइबल होते हो, ठीक है, अंडर सेक्शन 447, यानी कि 447 के अंदर में क्या होते हो, आप लाइबल होते हो, एंड सिक्स पॉइंट जो कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, और फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन कर रखी है, एंड सरप्राइजिंग एनी मटेरियल फैक्ट्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यानी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से पहले, ठीक है, तो जो कि है प्रमोटर्स और पर्संस कौन से, जो कि कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर है, सेकंड एंड और जो कि पर्संस क्या कर रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं, जो कि डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन शैल बी लायबल एक्शन फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 के अंदर भी लायबल रहेंगे, अगर ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो इस केस में वो क्या होगा आपका, ठीक है, अगर कोई भी फॉल्स करते हो, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन करते हो, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरप्राइजिंग हो, एनी मटेरियल फैक्ट्स करते हो, तो ठीक है, तो आपके अगेंस्ट में क्या लिया जा सकता है, वही एक्शन लिया जा सकता है, वही सारी चीजें इसमें भी गिवन है, ठीक है, तो बट इसके केस में अगर जैसे पास सच ऑर्डर्स एज एज इट मे थिंक फिट फॉर रेगुलेशंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इंक्लूड चार्जेस, इसमें क्या होगा, आपके इंक्लूड होंगे चार्जेस इफ एनी in its memorandum and articles in public interest or in the interest of companies and its members and creditors, ठीक है, सेकंड जो कि डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि मेंबर्स है कंपनी के, जो कि डायरेक्ट क्या होंगे, उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या मानी जाएगी, अनलिमिटेड, वो क्या मानी जाएगी, अनलिमिटेड, और जो कि नेम है ऑफ द कंपनी, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के द्वारा क्या इशू किया गया है, उसे क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्ट रिमूव कर दिया जाएगा, एंड उसके बाद है आपका ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है, पास एन ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, अगर बाइंडिंग अप करोगे, ठीक है, सेकंड अगर डीम्ड फिट करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपका ट्रिब्यूनल आ जाता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल इशू हो जाएगा, ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका, ठीक है, जो कि बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर से पहले, ठीक है, क्या क्या प्रोवाइडेड करा जाएगा,
सबसे पहले की जो कि कंपनी है वो शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन मैटर। सेकंड, जो कि कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशंस इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप कंपनी को क्या करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, तो स्पाइस प्लस फॉर्म को क्या करना पड़ता है, फिल करना होता है, जो कि MCA क्या करता है, सिंपली जो कि सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फ्रॉम थ्रू सिंपलेस्ट प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो स्पाइस फॉर्म को क्या करना पड़ता है, आपको फिल आउट करना पड़ता है। ठीक है, उसी के अंदर में आपको पूरी अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है। ठीक है, कंपनी की एंड जो भी उसके मेंबर्स होंगे उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है, एंड आपकी इलेक्ट्रॉनिकली मोड्स में क्या हो जाता है, आपका इनकॉर्पोरेट हो जाता है। एंड इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि कहाँ पर मेंशन होगा आपका, ठीक है, जो कि आपको क्या मिलते हैं, मेंशन होगा आपके सर्टिफिकेट के अंदर में। जब आपने इनकॉर्पोरेशन करी है तो उसके में आपका सर्टिफिकेट के अंदर में आपकी डेट होगी कब आपने इनकॉर्पोरेशन करे। ठीक है, तो जो मेंबर्स है मेमोरेंडम के, जो एंड ऑल अदर पर्सन्स, वो जितने भी अदर पर्सन्स है who may from time to time become members of the company shall be body corporate by the name contained in the memorandum। तो उसका क्या होना चाहिए, मेमोरेंडम में क्या होनी चाहिए, पूरी डिटेल्स गिवन रहेगी। ठीक है, एज अ सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो सर्टिफिकेट पे आपका क्या रहेगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सक्राइबर्स कौन होंगे एंड कौन कौन पर्सन इसमें डायरेक्टर्स हैं, एंड वो सारी चीजें लिखी होंगी आपकी मेमोरेंडम के अंदर। ठीक है, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, मेमोरेंडम एंड जैसे कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है आपका, आउटसाइडर के लिए क्या कह सकते हो, जो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके लिए होता है, आपका इंटरनल के लिए, इंटरनल के लिए, इंटरनली के लिए। ठीक है, तो इसके बाद क्योंकि इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ठीक है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रजिस्टर्ड है बिहाइंड द कंपनी members therefore to the same extent if they respectively had been signed by the companies and each members। ठीक है, वो साइन किसके द्वारा होनी चाहिए, कंपनी और उसके जितने भी मेंबर्स हैं ईच मेंबर्स के द्वारा क्या होनी चाहिए, साइन होने चाहिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल जो कि कैपिटल मीन्स द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईच ऑफ पर्सन्स टू द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी फ्रॉम द कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, तो इसे जस्टली रीड कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे नॉमिनल और ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल सेक्शन 2 क्लॉज 8 से। ठीक है, जो कि इट मीन्स सच कैपिटल एज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। ठीक है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के द्वारा है क्या, ऑथोराइज्ड है कैपिटल। ठीक है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट किसका, आपका शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट, तो दैट इज योर नॉमिनल और ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। एंड इशू, इशू कितना है, ठीक है, इशू कैपिटल Section 2 Clause 50 it means such company has the company issue from time to time for the subscription। ठीक है, टाइम कंपनी क्या करती है, टाइम टू टाइम क्या करती है, अपने सब्सक्रिप्शन को क्या करती है, इशू करती है, जिससे क्या क्या कर सके, अपनी कंपनी को इन द फ्यूचर क्या कर सके, ग्रो कर सके, या फिर प्रेजेंट टाइम में कुछ नीड होती है एंड कुछ नीड होती है पैसों की, तब वो क्या करते हैं, अपने इशू करते हैं। ठीक है, शेयर्स को क्या करते हैं, इशू करते हैं। एंड उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, and subscribed capital, that is the section number 2 clause 86, it is the such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of company। ठीक है, क्या करते हैं, कंपनी क्या करते हैं, इशू करती है, एंड मेंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनीज के शेयर्स को क्या करते हैं, बाय करते हैं, तो उस कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, या फिर उतने परसेंट के क्या बन जाते हैं, ऑनर बन जाते हैं, तो क्या हो जाएगी आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, एंड कॉल्ड अप कैपिटल,
नेक्स्ट आता है कॉल्ड अप कैपिटल सेक्शन 2 क्लॉज 15। इट इज द सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। ठीक है, कॉल्ड अप पेमेंट क्या होती है, जो कि आपका टोटल अमाउंट, ठीक है, क्या आपका कोल्ड अप शेयर्स जो कि करते हो आप इशू करते हो, ठीक है, जो कि यानी कि आप मंगाते हो, एंड पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो कि आप अमाउंट मंगाते हो एंड जो कि इशू करते हो शेयर्स, एंड वो क्या होता है आपका क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, आपके अकाउंट्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वो इक्वल क्या होगा, इक्वल किसको होगा, आपका कोल्ड अप कैपिटल लेस कॉल इन अरियर। ठीक है, एंड इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट में आता है हमारा शेयर्स। ठीक है, शेयर्स, तो शेयर्स के अंदर में क्या है, ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 क्या करता है, डिफाइन करता है आपके शेयर्स के, मीन्स शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स। एंड जो शेयर्स है वो किसमें इंक्लूड होता है, आपका स्टॉक्स में। ठीक है, जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में देखे होंगे, ठीक है, आप क्या करते हो, स्टॉक्स को बाय करते हो, ठीक है, इन अ फ्यूचर डेट, ठीक है, या फिर क्या करता है, आज जब इन अ फ्यूचर डेट क्या करता है, स्टॉक का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो आप क्या कर देते हो, उसे सेल कर देते हो। ठीक है, अगर डिक्रीज होगा तो क्या कर देते हो आप, उसे उसे क्या कर देते हो, जैसे कि आपने बाय करा है, ठीक है, करा है, बाय करा 78 पे, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया 80 हो जाएगा तो सेल कर दोगे, अगर 75 हो जाएगा तो भी क्या करते हो आप, सेल करते हो, क्यों, आपको इसमें लॉस हो रहा है, एंड 80 में क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट। ठीक है, तो दैट इज योर शेयर, शेयर्स क्या होगा आपका, इंक्लूड होता है स्टॉक्स के अंदर में। ठीक है, एंड इसके बाद जो कि आपका शेयर्स है वो क्या आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो शेयर शैल बी नंबर्ड, ठीक है, शेयर्स क्या है, नंबर्स में। ठीक है, एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, एंड शेयर कैपिटल कितनी टाइप्स के होते हैं, आपके टू टाइप्स के होते हैं शेयर कैपिटल्स। एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट राइट्स एज टू बी डिविडेंड्स में राइट मिलता है, एंड वोटिंग और अदरवाइज अकॉर्डिंग टू विद प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर में, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 43 के अंदर में, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है आपके, जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो वो क्या हो गया आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, ठीक है, वो क्या आपका जो कि इशू शेयर कैपिटल है, ठीक है, कंपनीज को, उसका क्या एक पार्ट है, ठीक है, जो क्या करता है आपको कैरीज करता है, और वुड कैरी और आ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू, जो कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर एज अ कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, तो पहले तो क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर में, ठीक है, तो इक्विटी एंड सेकंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस यानी कि क्या करना, उनको प्रेफरेंस पहले देना, यानी कि उनको क्या मिलता है, एक फिक्स्ड रेट से क्या मिलता है उन्हें, इंटरेस्ट मिलता है, या फिर फिक्स्ड अमाउंट क्या होता है, ठीक है, क्या मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट का क्या मिलता है, एज अ डिविडेंड कह सकते हो। ठीक है, डिविडेंड उनको पहले प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, और जो बचा हुआ होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल्स के अंदर में, जो कि इक्विटी शेयर्स में है, जितने भी बाय कर रखे हैं उसकी क्या होगी, फिर पेमेंट होगी। ठीक है, एंड रीपेमेंट, रीपेमेंट कब होती है आपकी, बाइंडिंग आपके इसमें क्या होती है, आपकी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होती है, एंड डीम्ड टू हैव बीन पेड अप, ठीक है, और वेदर नॉट इट इज द प्रेफरेंशियल राइट्स टू द पेमेंट ऑफ एनी फिक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपनी क्या होती है, अगर बाइंडिंग अप होती है, ठीक है, तो बाइंडिंग अप के केस में सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। ठीक है, तो सबसे पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर बचा होता है तो फिर वो बढ़ता है किसमें, इक्विटी वालों में। ठीक है, तो बट इसके केस में आपको कुछ एग्जेम्पशन दे रखे हैं, एक्सेप्शन दे रखे हैं। तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 वो शैल नॉट अप्लाई वेयर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन नंबर 43 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इसके बाद है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसकी हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट, तब तक पानी यानी पी ले, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पानी यानी पी ले, तभी हम स्टार्ट करते हैं।
सो आ जाइए, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जैसे कि क्या बात करें, मेमोरेंडम क्या है आपका? ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, क्या है आपका? आउटर डॉक्यूमेंट है, आउटसाइडर के लिए डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, जिसके अंदर में क्या लिखा है? ठीक है, उसके अंदर में सारी चीजें लिखे, वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं अब। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, वो क्या डिफाइन करते हैं आपको? कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसकी पावर्स। ठीक है, आखिर ये किस में आपका डील करेगा? ठीक है, होल एडिफाइस टू द कंपनी इज बिल्ड। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 4 के अंदर में, ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है, ड्रॉ अप सच टेबल ABCD and E इन शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कितनी है, एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वो सारी चीजें क्या होती है? या फिर अनलिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो शेयर कैपिटल कितनी है, वो सारी चीजें ठीक है किसमें लिखी होती है? हमारी मेमोरेंडम के अंदर में क्या होती है? रिटर्न डाउन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा, ठीक है, कंटेंट क्या है मेमोरेंडम का? ठीक है, मेमोरेंडम का कंटेंट, तो सबसे पहले की जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले क्या लिखा होता है? नेम क्लॉज। ठीक है, नेम क्लॉज यानी कि वो लिमिटेड है या फिर प्राइवेट लिमिटेड है या फिर वन पर्सन कंपनी है, वो सारी चीजें क्या लिखी होती है? मेमोरेंडम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी कि ये ऑफिस, ठीक है, कहाँ पर सिचुएटेड है, मेन ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, उसका होगा। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है? ठीक है, जो कि कंपनी है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है, एंड वो किस, मान लीजिए आयरन सेल करती है या फिर फर्नीचर को सेल करती है। ठीक है, वो सारी चीजें किस में लिखी होगी? आपके मेमोरेंडम के अंदर में। ठीक है, अगर मेमोरेंडम के बियॉन्ड में जाकर अगर कोई काम करते हैं तो वो क्या आता है? आपका अल्ट्रा वायरस का आता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है? एप्लीकेबल होता है देन। तो एप्लीकेबल जब होता है वो कब होता है? जब आप अगर कोई बियॉन्ड में जाकर अगर कोई काम करते हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, इसी तरीके से आपका का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में करते हो, एंड उसके अंदर में भी एक रूल आता है। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। एंड इसके बाद लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लायबिलिटी क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी है या फिर अनलिमिटेड कंपनी है। अगर लिमिटेड कंपनी है तो कितनी लायबिलिटीज के लिए लिमिटेड है, और अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड तो आपकी है ही अनलिमिटेड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेमोरेंडम कैन नॉट एनीथिंग कॉन्ट्रली टू द प्रोविजंस ऑफ द शैल बी। इसे छोड़ो, इसे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंटेंट में कैपिटल क्लॉज। उसके बाद क्या आता है आपका? कैपिटल क्लॉज। ठीक है, कैपिटल क्लॉज में क्या, जो कि ऑथोराइज्ड कैपिटल्स है, वो डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट्स। एंड उसके बाद आपका आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज में क्या होता है? आपका डिजायर्स होती है जो कि सब्सक्राइबर्स के फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, जैसे कि क्या बात करिए, अगर एमओए के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगर बियॉन्ड काम करते हैं, ठीक है, कंपनी, तो वो क्या होता है आपका? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो क्या होती है आपकी? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है हमारा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है? ठीक है, द टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंप्लीफाइड मीन्स बियॉन्ड देयर पावर। ठीक है, एमओए के बियॉन्ड में जाकर काम करती है, तो क्या आता है आपका? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो यानी कि है क्या आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस? एन एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्ट डन करती है या फिर जो कि कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर में रिटर्न डाउन है। ठीक है, तो उसके बियॉन्ड जाके काम करेगी तो क्या एप्लीकेबल होता है आपका? अल्ट्रा वायरस। जस्ट अ मिनट। ठीक है, सेकंड पॉइंट था एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल बियॉन्ड द पावर।
क्या कर रहे हैं, बियॉन्ड जाकर पावर कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर्स बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी इज होली वॉइड, ठीक है, चाहे वो मेंबर्स करे कंपनी के या फिर कंपनी करे, ठीक है, कोई भी बियॉन्ड में एज अ मेंबर ही करते हैं, ठीक है, बट एज अ लाइबल कौन होता है उसके केस में, आपका मेम जो कि कंपनी होती है वो क्या होती है, लाइबल होती है, और नॉट बाइंडिंग ऑन दी कंपनी, और कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट नेवर बी, नेवर कभी भी वो आपका बाइंडिंग नहीं होगी, किस पर, कंपनी के ऊपर कभी बाइंडिंग नहीं होगी, और इट इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस, वो इंट्रा वायरस नहीं होगी, बाय द रीजंस ऑफ स्टॉपल्स, एक्यूसाइंस एंड लैप्स ऑफ टाइम एंड डिले और रेटिफिकेशन, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका दी होल पोजीशन रिगार्डिंग दी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी समड अप एज, तो सबसे पहले पॉइंट क्या आता है इसमें हमारा, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ए पॉइंट, when an act is performed which through legal in itself is not authorized by the object clause of the memorandum, मेमोरेंडम में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर में, कि ये काम, जैसे कि मान लीजिए आयरन का काम करेंगे, आयरन को क्या करना है, सेल एंड परचेज करना, ठीक है, सेल एंड परचेज करना, ठीक है, अगर इसका बियॉन्ड जाके काम करती है तो वो क्या होगा आपका वॉइड, वो क्या माना जाएगा आपका वॉइड, ठीक है। एंड बी पॉइंट, जो एक्ट है विच इज अल्ट्रा वायरस दी कंपनी कैन नॉट रेक्टिफाइड, तो उसे क्या नहीं कर सकती कंपनी, कभी रेक्टिफाइड नहीं कर सकती है, क्या नहीं कर सकती आपके, ये एक तरीके से मान लीजिए आपके पता है क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, ये आपके क्या क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायरस ये एक तरीके से क्या है आपका इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा वायरस, ठीक है, एग्जामिनेशंस में, जो भी आपके जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, ठीक है, हर एग्जामिनेशन के अंदर में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस पूछे गए हैं, ठीक है, एंड उसके क्या पूछे गए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पूछे गए हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमारी राइटिंग सीरीज भी आएगी, राइटिंग सीरीज भी आएगी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आता है सी पॉइंट, सी पॉइंट में क्या, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस द कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनीज कंपनी थ्रू अ रिजोल्यूशन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग, ठीक है, जनरल मीटिंग में क्या कर सकते हैं, रेटिफाइड कर सकती है मेंबर्स, ठीक है। थर्ड और फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या आपका, अल्ट्रा वायरस दी आर्टिकल्स इट मे बी रेटिफाइड बाय दी, ठीक है, इसे जनरली रीड कर लेना बस ये वाले, ठीक है, इसे रीड कर ले जल्दी से। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर चलेंगे, ठीक है, जनरली बस वो रीड कर ले, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर में मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें आपको लिखवा दूंगा मैं आपको, जो कि राइटिंग सेशन की वीडियोस होंगी, ठीक है, ठीक है। फिर चलते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ चलेंगे हम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाद एक और रूल करेंगे जो कि हमारा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड उसके एक्सेप्शन, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके लिए होता है, इंटरनली जो भी क्या होते हैं वर्क होते हैं, इंटरनल अफेयर्स होते हैं, उसको क्या करते हैं मैनेज कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर द फ्रेम टू मैनेज इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, ठीक है। Internal affairs, the article of association are in fact the bylaw of the companies according to which directors and other officers are required to perform their functions are regards the management of the companies, its accounts and audit, ठीक है। क्या हो गई आपका, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, क्या इंटरनल अफेयर्स है, ठीक है। इसके बाद इसके आखिर में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 के अंदर में क्या क्या कंटेन करता है, जो कि सबसे पहले हमारा रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन आता है, ठीक है, जो कि कंपनी है,
जो कि आर्टिकल ऑफ अ कंपनी है वो क्या कंटेन करते हैं, रेगुलेशंस, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट है कंपनीज की, क्या मैनेजमेंट। सेकंड, इंक्लूसिव ऑफ मैटर, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ मैटर के अंदर में जो कि आर्टिकल शेल also contain in such matter are as prescribed under the rules, however a company may also include additional, ठीक है, कंटेन करती है क्या, प्रोविजंस फॉर द इंट्रीचमेंट एंड मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंट्रीचमेंट प्रोविजंस। एंड उसके बाद क्या कंटेन करती है आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट में जो कि आता है आपको नोटिस होता है रजिस्ट्रार ऑफ द इंट्रीचमेंट प्रोविजंस का, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि फॉर्म ऑफ आर्टिकल एंड मॉडल आर्टिकल्स एंड कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। वो जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ठीक है, डिफाइंस एंड डिलिमिट्स the objectives of the company, varies the article of association, lays down the rules and regulations, internal management, ठीक है। तो इसका आखिर में आपने एक कॉन्सिक्वेंसेस देखा हो, एक होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए किसके लिए होता है, आउटसाइडर के लिए, ठीक है, आउटसाइडर के लिए होता है एज माई लाइक का जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं वो रीड कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई भी रीड नहीं कर सकता, इंटरनली होता है वो, इंटरनली अफेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी अगर इंटरनली अफेयर से क्या करते हैं, ठीक है, कोई भी फ्रॉड करते हैं, ठीक है, फ्रॉड करता है, तो वो आपका कंसेप्ट आएगा नेक्स्ट, दैट इज योर इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इंडोर मैनेजमेंट क्या आपका, ठीक है, और आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। तो सेक्शन 399 प्रोवाइड्स क्या कर रहे हैं, एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एनी डॉक्यूमेंट कीप्ड बाय द रजिस्ट्रार और मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द सेम और गेट अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि क्या करते हो आप, जो इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हो आप, कंपनीज को क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हो, किससे करते हो, स्पाइस वाले फॉर्म से, स्पाइस स्पाइस वाला फॉर्म भरते हो, स्पाइस प्लस फॉर्म, ठीक है। तो उससे क्या करते हो आप, इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हो, उसमें कंपनीज एक्ट क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफ दी कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देती है, ठीक है, एंड रिकॉर्ड होता है उसको, उसका आप प्रॉपरली, ठीक है, एंड उसके जितने भी कॉपीज हो गए एंड एक्सट्रैक्ट हो गए वो सारी सारी गिवन करती है, एंड जो कि पेमेंट्स है, ठीक है, उसकी भी क्या प्रेस्क्राइब्ड फीस है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज मीन, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, वेदर अ पर्सन रिकॉर्ड्स रीड्स द डॉक्यूमेंट्स और नॉट, अगर डॉक्यूमेंट्स को पर्सन रीड करे या फिर ना करे, ठीक है, एमओए को, तो हर एक पर्सन क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या हर एक पर्सन क्या रीड कर सकता है, नहीं, ठीक है, क्योंकि लिए डेट इज योर इंटरनल है अफेयर्स, ठीक है, तो ये आपको रीड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि नॉलेज है, नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है एमओए के अंदर में उसे तो रीड कर सकते हैं, एमओए के अंदर में रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या आपको प्रिस्क्राइब द रीड डॉक्यूमेंट्स बट ऑल्सो अंडरस्टूड देम इन दी ट्रू प्रेस्पेक्टिव, ठीक है, क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए कंपनीज की, ठीक है। अगर एज अ फॉल्स होगी, ठीक है, गलत दी होगी जानकारी, तो उस हिसाब से अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो वो इश्यू भी फाइल कर सकता है, ठीक है, इश्यू भी कर सकता है कंपनी को, ठीक है। एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बट ऑल्सो of all the other related documents such as special resolutions etc which are the required to be registered with the registrar, ठीक है, इतना ही है बाकी, ठीक है। ये एक तरीके से बोल लीजिए कि देखिए क्या है, into contract which is beyond the power of the company, define memorandum outside of the authority of the director as memorandum of association, cannot acquire any rights under the contract against the company, ठीक है, एज अ पर्सन, ठीक है, अगर पर्सन ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो इश्यू फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर ए पढ़ रखा है बट उसने फ्रॉड कर रखी है, ठीक है, एओ के अंदर में फ्रॉडिंग है, ठीक है, तो जैसे कि उसने कुछ मिसलीडिंग कर रखा है इन्वेस्टर्स को, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, इश्यू फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आता है हमारा
डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, ठीक है, जो कि ऑथोराइज्ड है बाय द आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आउटसाइडर इज इंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट ऑल द डिटेल्ड फॉर्मेलिटीज फॉर डूइंग दैट एक्ट कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है। तो मेमोर वही बात है कि आपका एमओए अच्छे से पता होना चाहिए और एओ पता होना चाहिए। अगर एओ से रिलेटेड आता है तो इंडोर मैनेजमेंट को आप कंसिडर कर सकते हो, अगर एमओए को आता है तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्ट सॉरी डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को क्या कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अल्ट्रा वायरस को क्या कर सकते हो, आप डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को ले सकते हो। एंड इसके केस में आपका एग्जेम्पशन है, ठीक है, जो कि पर्सन्स है वो डीलिंग विद द कंपनी थ्रू इट्स डायरेक्टर और अदर पर्सन्स आर इंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द डायरेक्टर्स दैट इज, जैसे कि आपका अगर मान लीजिए, ठीक है, डॉक्टर इंडोर मैनेजमेंट का जो कि आपका केस लॉ आता है वो कौन सा आता है, आपका टर्कोएंट रूल, ठीक है। आपका एक केस लॉ है, केस लॉस की भी आपको एक स्पेसिफिक वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है आपका एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज नहीं है इरेगुलेटरी की, ठीक है। और सेकंड, सस्पिशन ऑफ इरेगुलेटरी, अगर कोई भी कंपनी का काम करती है इरेगुलेटरी काम करती है, सस्पेंशन या फिर कोई भी फोर्जरी है, ठीक है, तो उस केस में आपका एप्लीकेबल हो क्या होता है, आपका इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। इंडोर मैनेजमेंट का वो है आपका एग्जेम्पशन, एक्सेप्शन, ठीक है, क्या आपका एक्सेप्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास है केस लॉस गिवन, ठीक है। तो केस लॉस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये आपकी वन शॉट सीरीज थी, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।